लक्ष्मण यादव भी बीच में बोले थे ना एक चीज, आज जय श्री राम वाले भी डरते हैं तो किससे? जय भीम वाले से। राम तो एक भिखारी भी रोड पर कर लेता है यार, और जय भीम बोलना जिसके पिछवाड़े गुद्दा होता है वो जय भीम बोलता है। राम राम तो सब बोलता है, रोड पर देखो भिखारी जो भीख मांगता है ठंडी चवन्नी ना, वो भी राम राम बोलता है। और जय भीम मतलब जो गुर्दा होता है वो जय भीम बोलता है। तो आप लोग भाई देखो बांध रखा है ना मैंने नीला कफन, ये भाई के साथ ही आप लोगों के साथ जाएगा। नीला एकदम कफन डाल के मेरे को शमशान घाट में, अपने गांव गली के महिलाओं को बोलने का मेरे साथ शमशान घाट तक जाना, और नहीं तो मरने के बाद तुम लोग को तंग करूंगा, क्योंकि महिलाएं थोड़ा पाखंडी ज्यादा होती है ना। ये लिए इतना विश्वास करना, ये भाई कभी गद्दार नहीं हो सकता यार, इनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते यार। बाबा साहब का 14 अप्रैल आ गया सामने, बड़ा टारगेट हमारा है। तो मैंने सोचा कि आज मानवर कांशीराम साहब की देन है कि बाबा साहब घर घर पहुंचे हैं। मैं अभी अपने होश की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 15 साल पहले पीछे अपने आप को ले जाओ, कोई पार्टी बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज मानवर कांशीराम साहब ने ऐसा कर दिया है कि सारी पार्टी आज मोदी योगी जो मर जो सारे जय भीम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, इसलिए कि उनके बच्चे आज जागरूक हो गए हैं। और बाबा साहब ने बोला था एक दिन मेरे बच्चे पढ़ लिख के जिस दिन मेरे को क्रांति, मेरी पढ़ाई मेरे पढ़ेंगे मेरे को, उस दिन तगड़ी क्रांति आएगी कि कोई रोक नहीं सकता इस क्रांति को। और आज अम्बेडकर आज इतना जोरों से फैल रहा है कि राम राम वाले। राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरा चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम तेरी नेक कमाई अपनी सोची कौन जाए। जय भीम। अरे अम्बेडकरवादियों जिंदा हो कि मर गए हो? जिंदा रखो अपने आप को, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़नी है अभी। तो मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और साहब कांशीराम साहब के जन्मदिन का आप सभी को बधाई देते हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बोलना नहीं आता गुरु, बोल देते हैं यार थोड़ा बहुत, यार क्या करें जोश जज्बा। बहुत अच्छा, ठीक है, बोल बोल बोल। तो मेरी भी मैडम बोल के गई हैं जो नगर निगम का चुनाव लड़ी हैं, आज जो चुनाव लड़ी हैं तो साहब बाबा साहब की देन है आज। और कहाँ ये बैठी रही जो कोठियों के बीजेपी के प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, सारे प्रत्याशी उनके बगल में बैठी हैं, जो कि कल हमारे खाने के लाले थे इसी झुग्गी के अंदर। और आज हमने संघर्ष किया, आज उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं।
तो हमारे महापुरुषों की देन है। और लक्ष्मण यादव भी बीच में बोले थे ना एक चीज, आज जय श्री राम वाले भी डरते हैं तो किससे? जय भीम वाले से। ठीक है, राम राम तो एक भिखारी भी रोड पर कर लेता है यार, और जय भीम बोलना जिसके पिछवाड़े गुद्दा होता है वो जय भीम बोलता है। और राम राम तो सब बोलता है, रोड पर देखो भिखारी जो भीख मांगता है ठंडी चवन्नी ना, वो भी राम राम बोलता है। और जय भीम मतलब जो गुर्दा होता है वो जय भीम बोलता है। तो बस ऐसा ही यार आप लोग प्यार मोहब्बत बनाए रहें, विश्वास करें। बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब महापुरुषों के बच्चे हैं यार, कभी हमसे छल कपट नहीं होगा, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना। अभी इलेक्शन लड़े, लेकिन उसी तरह हम अभी आज भी चल रहे हैं। मतलब इलेक्शन लड़ने के बाद कई लोग कहते रहे वो मेरे को लूट लिए, वो मेरे को ऐसा कर दिया, लेकिन तुम्हारा भाई आज भी ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि मेरा पहले कुछ था और ना आज मेरे पास कुछ है और ना मेरे पास कुछ रहेगा, जो है मेरे महापुरुषों का है यार। तो आप लोग भाई देखो बांध रखा है ना मैंने नीला कफन, ये भाई के साथ ही आप लोगों के साथ जाएगा। अब मैं रियली मैंने कई लोगों को बोला है, शमशान घाट लोग जाते हैं, मैं बोला जब भी मेरा नाम था पूरा 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 नीला एकदम कफन डाल के मेरे को शमशान घाट, मैंने अपने गांव गली की महिलाओं को बोलने का मेरे साथ शमशान घाट तक जाना, और नहीं तो मरने के बाद तुम लोग को तंग करूंगा, क्योंकि महिलाएं थोड़ा पाखंडी ज़्यादा होती है ना। रियली इतना विश्वास करना, ये भाई कभी गद्दार नहीं हो सकता यार, इनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते यार। तो बस लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। साहब ने बोला भाई जो भी उल्टा सीधा बोला मैंने, ठीक है, तो आप जोश जज्बा बना के रखें। आगे ये प्रोग्राम मैंने तत्काल किया है, इसलिए मैं कहा कि बाबा साहब का 14 अप्रैल आ गया सामने, बड़ा टारगेट हमारा है। तो मैंने सोचा कि आज मानवर कांशीराम साहब की देन है कि बाबा साहब घर घर पहुँचे हैं। मैं अभी अपने होश की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 15 साल पहले पीछे अपने आप को ले जाओ, कोई पार्टी बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज मानवर कांशीराम साहब ने ऐसा कर दिया है कि सारी पार्टी आज मोदी योगी जो मर्जी सारे जय भीम बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इसलिए कि उनके बच्चे आज जागरूक हो गए हैं। और बाबा साहब ने बोला था एक दिन मेरे बच्चे पढ़ लिख के जिस दिन मेरे को क्रांति, मेरी पढ़ाई मेरे पढ़ेंगे मेरे को, उस दिन इतनी तगड़ी क्रांति आएगी कि कोई रोक नहीं सकता इस क्रांति को। और आज अम्बेडकर वाद इतना जोरों से फैल रहा है कि राम राम वाले आज कितने लोग हैं चुनाव भट्टी के अंदर राम राम करते हैं, लेकिन मेरी शक्ल देखते हैं आधा राम, उसके बाद जय भीम में बदल जाते हैं। तो बनाओ अपने आप को यार, बनाओ अपने आप को ऐसा, और रियली अम्बेडकरवादी हो तो मरने से डरना नहीं है। बाबा साहब के बच्चे हो ना, बाबा साहब के बच्चे हो ना, मरने से डरना नहीं। अम्बेडकरवाद जोरों से फैल रहा है और आगे धज्जियां उजेड़ के रख देंगे, इनकी पाखंड इनका उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, इसी के साथ जय भीम। 14 अप्रैल मेरा आगे आ रहा है, बहुत बड़ा टारगेट मैंने कर रखा है। जिसको लगे भाई अच्छे से ईमानदारी से लड़ रहा है तो मेरे साथ खड़ा रहे, और पाखंडी मेरे साथ नहीं रहे भैया, कोई नाराज हो खुश हो, पाखंडी मेरे साथ नहीं रहे जो पूजा पाठ में लीन है भैया, ठीक है ना, नाराज हो खुश अपने घर पर रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। 4 लोग मेरे साथ रहे हैं इलेक्शन में, करे बीजेपी के साथ कितने लोग हैं, मैं कहा ये सब किराए के टट्टू हैं, जो 4 मेरे 4000 के बराबर हैं, क्योंकि अपनी चाय और नमकीन खा के मेरे साथ प्रचार कर रहे थे। कई लोग मेरे से फोन किए भाई साहब दारू दे देना, मैं कहा जहाँ दारू मिला जहाँ पैसा मिला वहीं वोट मार दियो, तेरा वोट मुझे चाहिए ही नहीं। अब क्या पता उस आदमी का आज तुझसे लिया उससे लिया क्या मेरे को देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इसी के साथ 14 अप्रैल मेरा बहुत बम्पर मनाने जा रहा हूँ मैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, और जब तक तुम्हारा भाई चुनाव भट्टी में जिंदा रहेगा 14 अप्रैल ऐसा ही बम्पर मिलेगा। और रियली आप लोगों को पता होगा चुनाव भट्टी बसे कम से कम 40 साल हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, लेकिन 14 अप्रैल मैंने दिमाग में ठूसा कि एक बहुत बड़ा बाबा साहब का धन प्रोग्राम मेरे को करना है, और मैं यहाँ करके दिखाया चुनाव भट्टी के अंदर, और कारवा मेरा चला। पहले कार्यक्रम पर लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद सारे कार्यक्रम मेरे बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ साफ सुथरा हूँ यार, मैं छल कपट में रखता नहीं यार। इनका साथ भैया बस साहब बोल रहे हैं इसलिए जय भीम ज्यादा बोल दिया साहब। जय भीम जय भीम। लेकिन वो शख्सियत जिन्होंने
बाबा साहेब को इस देश में घर घर तक पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, संसार भर में जो सबसे मजबूत देश है अमेरिका जैसे देश को ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऐसे मानवर कांशीराम साहब की हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। और उस जयंती में अभी आप लोग देखते होंगे, पहले भी मैं इधर आता रहा हूँ तो मैं ऐसा मायूस सा बैठा रहता था, लेकिन आज चेहरे पे कुछ हंसी है तो वो इसी तरीके से है। जब बाबा साहेब का संविधान लागू हो गया तो बाबा साहेब को भी हंसी आई। तो नेहरू वगैरह इन लोगों ने पूछा कि आज अम्बेडकर क्या बात है, आज तो बहुत कुछ हंसी खुशी नज़र आ रहे हो। तब बाबा साहेब ने कहा था कि आज जो मैंने लिख दिया है संविधान में, अगर मेरे लोग, मेरे वंशज अगर उस बात को समझ गए, जान गए और जान करके मान गए तो एक न एक दिन वो इस देश में सत्ता पर काबिज होंगे। इसलिए मैं आज प्रसन्न चित्त हूँ। और यहाँ पर हम लोग आते जाते रहते हैं, मैं कार्यक्रमों में आता हूँ, ये बहन बेटियाँ बैठी हैं, हम लोग उसी ट्रायल में रहते हैं कि आप लोग भी, अब आपके ही चेहरों में हम लोग माननीय बहन जी का चेहरा देखते हैं। ये छोटे छोटी बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, इन्हीं में बहन जी का चेहरा देखते हैं। और जो ये नवयुवक बैठे हैं, आप लोगों में कहीं कांशीराम साहब का चेहरा दिखाई देता है, कहीं बाबा साहेब का चेहरा दिखाई देता है। तो हमारे लिए तो आप लोग ही भविष्य की निधि हैं, जो जिसे भविष्य निधि बोलते हैं, तो आप ही लोग हमारी निधि हैं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं। और इधर कार्यक्रम में कुछ साथी लोग तो चले गए हैं, लेकिन उनकी भरपाई के लिए इधर एडवोकेट हरदयाल जी और अभी जिनको मैडम को, सोनू को आपने सुना, वे और मेरे साथ चल कर के इधर गौतम प्रॉपर्टीज़ के मालिक राजकुमार गौतम जी, उन्हीं के साथ उनकी मिसेज रजनी गौतम जी, जो नीतू बौद्ध की तरह चुनाव लड़ी हैं, 2 बार चुनाव लड़ी हैं। और वहीं मेरे साथ चल कर के आजमगढ़ के ही, क्योंकि आजमगढ़ वाले लोगों पर तो हम लोग पश्चिमांचल वाले लोग पूर्णतः शब्द अगर मैं कह दूं कि न्योछावर हैं, फिदा हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी अंचल से जब 1989 का जनरल इलेक्शन हुआ था तो हमारी सीट माननीय बहन जी की बिजनौर से तो आ गई थी, लेकिन हरियाणा और इधर का पूरा सब गायब था। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, खासकर आजमगढ़ वाले लोग जिन्होंने रामकृष्ण यादव साहब को जिता करके इधर देश की संसद में भेजा था। और वहीं पंजाब से फिल्लौर से जीत करके आए थे लाखा साहब, हरभजन सिंह लाखा साहब। तो ऐसे मौके पर जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ तो मैं अपने सारे संत महापुरुषों का नमन करते हुए और ये बात कह देना चाहूँगा कि एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यूँ तो सभी जीते हैं यारो, यूँ तो सभी जीते हैं यारो, जियो तो ऐसा जियो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। आज जिनके हम लोग इधर जयंती मना रहे हैं, ये साधारण आदमी नहीं, इन्होंने इतना मजबूर कर दिया। मैं तो टीवी पर कह चुका हूँ इस बात को। संत और महंत और पुरोहित और पुजारी बैठे थे, हमने कहा आप लोग तो घर से भागे हुए लोग हो, आप लोग संत हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, तो आपका संसद और विधानसभा में क्या काम है? आप लोग अपने मंदिर में बैठे हैं। तो ऐसी आज मजबूरी पैदा कर दी मान्यवर कांशीराम साहब ने कि जो घोर विरोधी थे बाबा साहिब के, आज उन बाबा साहिब का नाम लेकर के वो लोग आज अपने काम की शुरुआत करते हैं।
अब गणेश का नाम नहीं लेते। उन लोगों के लिए गणेश अगर कोई हो गए हैं तो आज मान्यवर कांशीराम साहब हो गए हैं, ताकि वो बाबा साहिब का नाम ले सकें। और मैंने तो कह दिया था कि ये मनवादी लोगों टीवी पर, वहाँ तो डरते तो हम भी लोग हैं, क्यों डरते हैं? ये मीडिया वाले लोग खड़े हैं कि बोल तो मैं दिल्ली में रहा हूँ और FIR कहाँ कटेगी? कर्नाटका में। तो वो सोच समझ करके अल्फाजों का इस्तेमाल तो हमें करना चाहिए ताकि पहचान बने। और देखिएगा, जहाँ तक मान्यवर कांशीराम साहब की बात है, वो आसान शख्सियत नहीं। उन्होंने घर छोड़ा। अभी आज वो थे, ये लोग मीडिया वाले लोग जानते होंगे, शंभू सिंह, हाँ, नेशनल दस्तक वाले 12 नंबर पर थे। मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया वहाँ, तो उन्होंने कहा क्या अंतर है बाबा साहिब में और उनमें? मैंने कहा बाबा साहिब लिख करके गए और साहब ने करके दिखा दिया। और मैंने कहा एक कदम आगे, तो उन्होंने मुझे टोक दिया कि बाबा साहिब की और साहब की तुलना करते हो। मैं कहा तुलना से मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन बाबा साहिब की जो एक बात है, पूरी ज़िंदगी का सार है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। और बाबा साहब, उन्होंने मेरे से कहा कि तो फिर सत्ता हासिल करने का क्या तरीका बता करके गए? मैंने कहा बाबा साहिब संविधान में हमको वोट का अधिकार दे गए। ये हम लोगों के ऊपर है कि जब बाबा साहिब भी यही बात कह गए कि सत्ता ही सब समस्याओं का निदान है, तो फिर हम लोग वो रास्ता भी बता गए वोट का। तो हम लोग वोट बनावें, वोटर तैयार करें, समर्थक तैयार करें और सत्ता हासिल करें। केवल एक काम, और कोई काम नहीं, केवल एक काम कि वोट बनाने का काम करें। वोटर जब तैयार हो जाएंगे, इकट्ठ में ला करके हम लोग सत्ता हासिल कर सकेंगे। वैसे तो आप लोग खूब देखा है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं, घर वालों को छोड़ा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ा। आपका साथ लिया तो आपको धोखा नहीं दिया। साहब ने तो कहा है कि ये लोग जो धोखा देते हैं और जो बिक जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर हमको रोकना है तो ना बिकने वाला समाज तैयार करना होगा। और दिनेश तो सीधी सीधी बातों में ये बात कह भी गए कि भाई मेरे साथ जो रहे तो वो कट्टर रहे, लेकिन कभी कभी जो कहीं डामाडोल है, हो सकता है वो दो एक को और इधर को ले आए, ऐसे लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सारे लोग, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का नाम लिया, लेकिन हमारी किसी ब्राह्मण से कोई नाराज़गी नहीं है, ना हमारी किन्हीं लाला से नाराज़गी है, ना हमारी किन्हीं ठाकुर साहब से नाराज़गी है। हाँ, वो आपकी ताकत है कि उत्तर प्रदेश में जिसका मैंने जिक्र किया, उनकी ठां तो लिकार दी, थोड़ी थोड़ी कुरकुर बाकी है। अब की बार सत्ता हासिल कर ली तो वो कुरकुर भी आप निकाल सकते हो। उसके लिए बस एक ही बात है, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अभी 2024 में आपको मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, साहब ने जो संघर्ष किया है, साहब ने जब 1957-58 में ज्वाइन कर लिया DRDO पुणे पर, तो वो नौकरी करते आराम से, लेकिन नहीं, उनके साथ जो एक दीना बाना जी थे, उनकी नौकरी चली गई बाबा साहिब की जयंती मनाने में। पंजाब के लोग कहाँ बाबा साहिब को जाने, क्योंकि पंजाब के लोग खाते पीते लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब के हैं, क्योंकि उनके परिवारों में से एक न एक आदमी जरूर बाहर होता है, इंडिया से अवॉर्ड होता है, वहाँ से पैसा कमा करके लाते हैं और प्रांतों के मुकाबले उनकी अच्छी स्थिति है आर्थिक क्षेत्र में। तो वो लोग कहाँ जाने। साहब भी नहीं जानते थे कि अम्बेडकर भी कोई बवाल है, लेकिन जब दीना बाना जी ने ये काम किया, जयंती मनाई बाबा साहिब की, और उस आधार पर दीना बाना जी की नौकरी चली गई। साहब ने जब पूछा क्यों चली गई नौकरी, जब उन्होंने बताया तो उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि एनालिसिस ऑफ कास्ट, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब बाबा साहिब की लिखी हुई जब साहब को सौंप दी, दुनिया तो एक बार पढ़ने के बाद ही कह देती है कि मैंने सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने द एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब 4 बार पढ़ी। और जो बाबा साहिब का जो सोचना था
उनकी जो थिंकिंग रही कि शासन सत्ता, तो उसमें एक ही बात मान करके मैंने वही शंभू सिंह को कहा कि वो बाबा साहेब के परिवार को देख करके मानवर कांशीराम साहब ने ऐसा माना कि समाज के कल्याण के काम में परिवार भी कोई बाधा है, क्योंकि बाबा साहेब को समय समय पर परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ी है। उनके बेटे भी चले गए, वो हमारे लिए लगे रहे। आज हम उन्हें भूल जाएं, वो हमारी नालायकी होगी। लेकिन साथियों, ये आप लोगों के ऊपर है कि जब हम साहब को याद कर रहे हो, बाबा साहेब तो कह कर के गए और बाबा साहेब लिख कर के चले गए, लेकिन मानवर कांशीराम साहब धन्य हैं जिन्होंने आपको सत्ता ला करके दिखाई। आपको जून 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री आपका मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री पद मान्य बहन जी को सौंप दिया दोबारा में। और देखिएगा, बसपा के लोग दिमाग से काम लेते हैं, पैदल नहीं है, दिमाग से। जब 1997 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो 6-6 महीने का हमारा करार था कि 6 महीने आपकी सरकार, 6 महीने हमारी सरकार। हमने 6 महीने अपनी सरकार तो चलाई। हमने कहा 6 महीने चलाने के बाद हमने कहा हमारी तुम्हारी नहीं चलेगी भाई, तुम अपने घर जाओ, हमारी सरकार चल गई, इस्तीफा दे दिया। 2002 में फिर चुनाव हुआ, 2002 में आप सत्ता के करीब पहुंच गए। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई कांशीराम जी सरकार बनाओ। साहब बोले ना ना, चुनाव करवाओ। वो कारण क्या था कि 112-13 हमारे जीत करके आ गए थे 98 और 112-13 की और ज़रूरत थी, तो वो दूसरे नंबर पर रहे थे। जब दूसरे नंबर पर रहे तो उन्होंने कहा कि अगर दोबारा चुनाव हो जाते हैं तो ये जीत करके आ जाएंगे, हमारी अपनी सरकार बनेगी। उसके बाद 2007 में मान्यवर कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से चले गए, लेकिन सरकार फिर भी बना करके दे करके गए। तो मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों को ये बात सोचनी होगी कि जब साहब ने आपको सारी चीज़ बता दी है, आपको ये भी बता दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो फिर भाई उनका राज क्यों चलवा रहे हो, ये तो सोचना पड़ेगा। जब आपने ये भी बात जान ली है कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, हमारे लोग तो उल्टा भी बोल जाते हैं कि दिल्ली पर राज करेगा। नारायण भैया, दिल्ली तो पूर्ण राज का दर्जा ही नहीं है, ऐसे अभी 28-27 और राज्य है। तो जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। ये चीज़ जब हम जान गए हों, और फिर सबसे बड़ी एक बात कह गए साहब, क्या कि मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। और फिर इसके बाद मैं ये बात कह कर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं कि कांशीराम तुम्हारी नेक कमाई, तुमने सोती कौम जगाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और भाई आगे के लिए तैयारी करो, मेरी मंगल कामनाएं। और आज के साहब के जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि बधाइयाँ। और आप लोगों के लिए वो चाहत मेरी कि आप लोग मंगलमय रहें। शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज जो मैं इधर इनको लाया हूँ, तो मैं लाया भी इसलिए हूँ कि जैसे ये दोनों नीतू हैं, हमने कहा भाई ये कुछ कुछ बोलने लगी हैं, इधर सोनू हैं, ये सब नेता हैं आज हमारे, तो इसलिए भाई ये ट्रेनिंग सेंटर है और हम लोग तो ट्रेनी हैं, ट्रेनर हैं। तो आइएगा और सीखते हैं, राजनीति भी सीखते हैं। अभी तो राजनीति के ABCD भी हम लोग नहीं जानते हैं, सीखने का प्रयास करेंगे, सिखाने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस बारे में उन्होंने एकदम मना किया था कि मेरे नाम पर लंगर नहीं बांटना है, केवल मेरी विचारधारा को अपनाना है और मेरी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। लेकिन हमारे लोग पूड़ी बांट के, हलवा बांट के, जुलूस निकाल के एक दिन खुश हो जाते हैं, इसके बाद पूरा साल का साल
बाबा साहब को ना याद करेंगे, ना मानवर काशीराम साहब को याद करेंगे, ना अपने महापुरुषों को याद करेंगे, तो मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक दिन नहीं, ये बाबा साहब की विचारधारा, मानवर साहब काशीराम की विचारधारा और बहन जी जो इन विचारधारा को लेके पूरे देश में आगे बढ़ रही हैं, इस विचारधारा को आप लोग को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। अभी शांत रहे बच्चों शांत रहें। अभी देखो कुछ बातें मुझे साहब काशीराम की याद आ रही हैं। मानवर सुरेश चंद्रा साहब जी मौजूद हैं। सन 1991 में ओट क्लब पे इंडिया की सबसे बड़ी रैली साहब ने किया था। उस रैली में आप विश्वास नहीं मानोगे कि मानवर साहब काशीराम की माता जी आई थी और वो जैसे हमारी माताएं बहनें ज़मीन पे बैठी हैं ऐसे वो ज़मीन पे बैठी थी। साहब मंच पे थे। उस समय पंजाब को हरभजन सिंह लाखा साहब देख रहे थे। पूरे इंडिया में भी लाखा साहब घूमते थे। साहब लाखा साहब ने कहा कि साहब माता जी आई हुई हैं और वो देखिए ज़मीन पे बैठी हैं। धन्य हो महान काशीराम साहब जी कि लाखा साहब को मन से ही फटकार दिए थे। उन्होंने कहा कि तेरे को एक माता जी नज़र आ गई क्योंकि वो मेरी माता है। बाकी यहाँ इंडिया गेट पे इतनी माताएं बैठी हैं जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं, पैर में चप्पल नहीं है, ऐसी माताएं तेरे को नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे लिए जैसे इंडिया गेट पे बैठी सारी माताएं हैं उसी तरीके से हमारी भी माता है। तो तुम्हें तो इन माताओं को ध्यान देना चाहिए। साहब ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे घर पे इतना कुछ है कि माता अपना गुजारा कर लेगी, लेकिन जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ ऐसी माताओं के लिए लड़ रहा हूँ जिनके न तन पे कपड़े हैं, न पैर में चप्पल हैं, न खाने के लिए 2 रोटी होती हैं। मैं ऐसी माताएं बहनी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो साहब काशीराम आप लोग के बारे में, हम लोग के बारे में इतना सोचते थे कि कई बार अपने विषय में भूल जाते थे। कई बार अपने विषय में भूल जाते थे। आप नेट पे सर्च करेंगे साहब काशीराम साहब के जो पुराने फ़ोटो आपको मिलेंगे तो कई में तो ये बटन खुले हुए मिलेंगे, कई में यहाँ का बटन नहीं है, और कई में तो जैसे हम ये पहन रखे हैं ऊपर नीचे ही बटन ऐसे हो जाती थी। लेकिन साहब को ये कपड़े का अपने ध्यान नहीं रहता था कि मैं कैसे कपड़ा पहन के मंच पे बोल रहा हूँ। केवल हमेशा दिमाग में ये हमारी समाज कैसे शासन सत्ता लाएगी, ये हमारी समाज की बात बिगड़ी हुई जो है कैसे बनेगी, इसी में 24 घंटा साहब काशीराम डूबे रहते थे। अभी तमाम साथी गाना के माध्यम से आप लोग को बता रहे थे बाबा साहब के बारे में, साहब काशीराम के बारे में। तो मैं तो आप लोग से निवेदन करूंगा कि जयंती मनाइए, ये हमारा एक पर्व है। अभी होली गई, मैंने देखा होली बड़े धूमधाम से लोग मना रहे थे, दिवाली बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन वो सब त्यौहार हमारा नहीं है। हमारा त्यौहार कौन सा है? जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, माता सावित्री राय फूले हो, अंबेडकर साहब हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, साहब काशीराम हो, बहन मायावती जी हो, गुरु नानक जी हो, रविदास जी हो, वाल्मीकि जी हो, जो हमारे गुरु हैं, उनकी ही जयंती हम लोग को, उनको ही त्यौहार बना करके मनाना चाहिए। और जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने हमको समझाया है, उसी बात को फॉलो करते हुए घर घर में अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए। उन बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को, नौजवान बच्चियों को बताना चाहिए कि हमें बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने का जो सब अधिकार मिला है, ये एक दिन में नहीं मिला है।
ये हम नहीं लाए हैं, ये हम लोग नहीं लाए हैं। ये हमारे महापुरुष जो हैं हजारों साल से लड़ाई लड़ रहे थे। हमें पहनने के लिए कपड़े तन पे नहीं होते थे, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार एक दिन में नहीं मिला है। ये सब अधिकार हमारे महापुरुष जो हजारों साल लड़ाई लड़े हैं, हजारों साल तक उन्होंने तपस्या किया है। किसके लिए किया है? हमारे आपके लिए किया था। तो ये चीज़ें जब मिली हैं कि जब बहुत सारे लोग, हमारे महापुरुष लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने त्याग तपस्या बलिदान दिया है, अपना जान तक दे दिया है, तब जाके ये सब अधिकार हम लोग को मिला है। और ये सब सारी बातें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो महापुरुषों की किताबें हैं, आजकल पढ़ने में तो हमारे बच्चे भी अब बहुत पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई से और जो हमारे महापुरुषों की किताबें हैं उनमें अंतर है। तो हमें उनका इतिहास पढ़ने के बजाय अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब हमारे बच्चे अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तभी उनके जैसा फॉलो करेंगे, उनकी विचारधारा को तभी वो जन जन तक पहुंचा पाएंगे। अन्यथा जैसे अभी नाच गाना हो रहा है, पूड़ी सूड़ी खा के केक वोक काट के चल देंगे, ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे, बात बनने वाली नहीं है। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे जितने भी नौजवान साथी पढ़ लिख रहे हैं, ये सारे बच्चे अपने महापुरुषों की, बाबा साहब की किताबें बहुत सारी हैं, मानवर साहब काशीराम ने बहुत सारी किताबें लिख रखा है, बहन जी की जीवनी के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, बुद्ध भगवान की तो आप लोग हर संडे को यहाँ करते ही रहते हो प्रोग्राम। इस तरीके से महात्मा ज्योतिबा राव फूले की बहुत सारी किताबें हैं। तो उन सब किताबों को ला करके खुद पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए कि जिससे हमारा समाज जागरूक हो, और जागरूक हो करके जो मेन सपना था कि कहाँ से हम लोग का भला होगा, केवल भला होगा तो सत्ता से भला होगा। तो सत्ता पे अगर काबिज कर होना है तो उनके सपनों को साकार करना है, तो पढ़ लिख करके एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखा के इस देश पर शासन सत्ता करना होगा, तभी हम लोग का भला है। मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि हमारे एक तरीके से राजनीतिक गुरु यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में साहब काशीराम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 89वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, 89वां, क्योंकि बहुजन समाज की जो राजनीति है वो साहब काशीराम ने ही दुनिया को बताया है कि हम लोग भी राज कर सकते हैं, हम भी सत्ता में काबिज हो सकते हैं। और आप लोग यदि आप लोग समय समय पर बाबा साहब की जयंती, साहब काशीराम की जयंती, अपने महापुरुष की जयंती मनाते रहते हो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जयंती क्यों मनाते हो। ये जो भी जयंती मना रहे हैं, इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई ना कोई उद्देश्य है, वरना सभी आप लोग अपने घर में रेस्ट किए हुए थे, अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए हो। देखो, इस देश के अंदर अधिकारों की और समानता की लड़ाई है। आज हम लोगों को अच्छा खाना मिलने लगा, कपड़े पहन लेते हैं हम लोग, हमारे बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं, लेकिन जो एक इंसान की मूलभूत ज़रूरतें हैं वो अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जो फंडामेंटल नीड्स हैं लोगों की, वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। और उन ज़रूरतों को दिलाने के लिए ही साहब काशीराम जी ने संघर्ष किया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, तब जा कर के हम लोग गांव से निकल कर दिल्ली तक पहुंचे हैं। वरना हमारे पिताजी ने मजदूरी की है और हमने खुद मजदूरी की है। और जैसे आप लोग मजदूरी करते हो, सब लोग, हमारा समाज टोटल ऐसा ही समाज है हमारा, मजदूरी करने वाला ही। कोई रेडी पटरी रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, बेलदारी करने वाला समाज है हमारा। क्योंकि हमारे समाज के पास में ना खेती करने के लिए ज़मीन है, ना बिजनेस करने के लिए पैसा है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तो आपको पता ही क्या सिस्टम है। तो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि
साहब काशीराम की जयंती पर आप सभी को कोई ना कोई अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाना है, प्रण लेना है, क्योंकि बिना उद्देश्य के आदमी का जीवन बेकार है। चाहे छोटा सा उद्देश्य बनाओ अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए। अगर उससे बड़ा उद्देश्य बनाना है अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को अच्छा करने के लिए, और उससे बड़ा उद्देश्य बनाना है अपने समाज को, अपने देश को बढ़ाने के लिए, कम से कम एटलीस्ट अपने बच्चों के बारे में और अपने परिवार के बारे में आप सभी सोचें कि हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों की ज़रूरत है क्या है, शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छा खान पीन की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे माहौल की ज़रूरत है। ये अपने बच्चों को देने की कोशिश करो। अगर आप लोग अपने भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हो, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाते हो, उनके जो एक्टिविटी हो रही है उन पर ध्यान दे पाओगे, तो तुम्हारे बच्चे, आपके बच्चे आने वाले टाइम में आपकी तरह कोई बेलदारी मजदूरी नहीं करेगा, अपने जीवन को अच्छे तरीके से अच्छे कार्य करके जिएगा। और यही हमारी लड़ाई है कि हम जो है सम्मान के साथ, हमारे लोग सब लोग सम्मान के साथ जिए और सम्मान के साथ रहें और शांति से रहें, सुख शांति से रहें। यही सभी का उद्देश्य है। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, आप लोग भी इकट्ठे हुए, सिर्फ इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है कि सब लोग शांति से रहें, जो जिसकी ज़रूरत है वो सबको मिलती रहे। अब इसके ये जो ज़रूरतें होती हैं ये भी मिलती हैं, ये देश के अंदर है लोकतंत्र। ये अगर आप चाहोगे आपको अपने आप अडोप्ट कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए देश के अंदर सरकार का सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पर सरकार बनती है वोट से। अगर हम अपनी वोट को सही इस्तेमाल कर पाते तो हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सकती है, बढ़िया वाली, अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है, बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें पॉलिटिकली मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग एडवोकेट हैं, एडवोकेट के नाते हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, थाने की, कोर्ट की, कचहरी की, कोई पुलिस वाला परेशान करता है, तो यहाँ नीरज भाई साहब हैं, इनके पास हमारे नंबर है। हमारा काम डेली जो है हफ्ते में 3 से 4 दिन हम जो थानों में रहते हैं, ठीक है। थानों में एसीपी के पास जाना, डीसीपी से मिलना, एसएचओ से मिलना, कंप्लेन लगाना, ताकि हमारे लोगों की जो भी समस्या, क्योंकि आज का जो सिस्टम है वो हमारे लोगों को पता लगे कि स्पेसिफिक कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, तो वे पुलिस वाले भी हमारे लोगों की सुनते नहीं, उसको दूर बैठा देते हैं, उसकी कंप्लेन पे काम नहीं करते, कंप्लेन भी नहीं लेते उसकी। अगर कंप्लेन लेगी तो रजिस्टर करनी पड़ेगी, रजिस्टर नहीं करते हैं वो वापस भेज देते हैं। तो अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें बता सकते हैं, हमें एसीपी से मिलना है, डीसीपी से मिलना है, एसएचओ से मिलना है, हम खुद मिलेंगे आकर के। आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम डेली का ये रहता है, और कोर्ट के अंदर का काम तो अपना है ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अपने परिवार को, अपने समाज को बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हो अच्छा, उसे काम को करें और हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, अच्छे काम करें और देश के बारे में, समाज के बारे में सोचें। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।